नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका आप उत्तराखंड में और अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सैन्य धाम में शहीद परिजनों को सम्मानित करेंगे और इसके लिए वो देहरादून के सैन्य धाम पहुंचे हैं। यहां पहुंचकर राजनाथ सिंह ने शहीदों के आंगन की मिट्टी पर पुष्पांजलि अर्पित की है और देहरादून के 204 शहीद परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। तो सैन्यधाम के शहीद द्वार का नाम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा और इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि सरहद पर खड़े रखवालों को, इस देश के पहरेदारों को मेरा सलाम है। सैन्यधाम पीएम मोदी की परिकल्पना और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। देश की सेवा माफ कीजिएगा, देश की सेना का 17.5% पूर्ति उत्तराखंड करता है। तो 6 महीने के अंदर हमारे 60 जवान शहीद हुए हैं। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि देश की सीमा पर कोई भी हमारे उत्तराखंड का जवान शहीद होगा तो हम उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। वहीं सैनिक विश्राम गृह और शहीद द्वार के लिए अलग अलग बजट जारी किया गया है। वन रैंक वन पेंशन ने पूर्व सैनिकों को सम्मान दिया है और 63 करोड़ रुपए की लागत से जब ये सैन्य धाम बन जाएगा तो देश भर के लोग इसे देखने आएंगे। कांग्रेस को अब तक शहीदों की याद नहीं आई, ये बड़े हमले उन्होंने किए हैं। साथ ही कहा कि अब चुनाव के समय उन्हें सैनिक और शहीद याद आ रहे हैं। बीजेपी चुनाव को देखकर नहीं बल्कि दिल से लगातार काम करती है और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा कि सैन्यधाम के लिए रास्ते के मामलों को सुलझा लिया गया है। तो करीब 400 मीटर तक अन्य लोगों को भी रास्ते पर अधिकार दिया जाएगा, जबकि इसके आगे का रास्ता सैन्यधाम का निजी रास्ता होगा। और मंत्री ने कहा है कि रास्ते में अन्य लोगों की 8.5 बीघा जमीन आ रही है, इसके बदले उन्हें दूसरी जगह जमीन दी जाएगी। इसके लिए उन लोगों की सहमति ले ली गई है। तो राजधानी देहरादून में 16 दिसंबर को आयोजित होने जा रही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पार्टी संगठन स्तर के साथ ही फ्रंटल संगठनों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पार्टी दफ्तर में अलग अलग कमेटियों की बैठकों का दौर जारी है और इसके साथ ही जिले से लगातार फीडबैक भी लिया जा रहा है। पार्टी कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी राजेश धर्माणी, दीपिका पांडे और पूर्व सीएम हरीश रावत, उन्हीं के साथ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी, इन सब लोगों ने भाग लिया और इस दौरान व्यवस्थाओं से लेकर तमाम भीड़ जुटाने समेत मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही कांग्रेस सेवा दल, पूर्व सैनिक विभाग ने भी बैठकें आयोजित कर तैयारियों की रूपरेखा पर चर्चा की। तो कांग्रेस सेवा दल प्रदेश प्रवक्ता अशोक महलोत्रा ने बताया है कि माफ कीजिएगा, अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने प्रदेश कार्यालय में बैठक कर सभी सेवा दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को 16 दिसंबर की राहुल गांधी की रैली के लिए तैयार रहने को कहा है। सभी कार्यकर्ता परेड ग्राउंड में रैली के दौरान अनुशासन बनवाने के लिए कार्य करेंगे और इस दौरान महिला कांग्रेस सेवा दल, यंग ब्रिगेड और सभी सेवा दल के कार्यकर्ता अलग अलग व्यवस्थाओं को संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 18 साल से ऊपर की हर महिला को प्रत्येक महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। तो प्रदेश में लंबे समय से 6 जिले काशीपुर, रानीखेत, डीडीहाट, कोटद्वार, रुड़की और यमुनोत्री की मांग चल रही है। प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के 1 महीने के अंदर ये 6 के 6 जिले बना दिए जाएंगे। मंगलवार दोपहर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काशीपुर पहुंचे और रामलीला मैदान में जनसभा को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस ने प्रदेशवासियों को सिर्फ छला है। इस बार के चुनाव में महिलाएं दोनों पार्टियों को पास नहीं आने देंगी और वोट देने से मना कर देंगी। अब की बार प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार महिलाएं बनाएंगी। केजरीवाल ने कहा कि प्रदेश के पहाड़ में रह रही ग्रामीण महिलाओं पर फोकस करते हुए उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। बीजेपी सरकार और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड की अब तक की सरकारों ने महिलाओं के उत्थान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। तो उत्तराखंड में विकास के नाम पर सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि मेरी महिला संबंधी इस गारंटी की जानकारी होते ही विरोधी मुझे गाली देना शुरू कर देंगे और सबसे पहला सवाल होगा कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। उन्होंने महिलाओं से पूछा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार है कि नहीं। जवाब में महिलाओं ने भ्रष्टाचार होने की बात कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी जनहित की योजनाओं से बौखलाकर विरोधी कहते हैं कि केजरीवाल तो खजाना लुटा रहा है। उन्होंने कहा कि अरे खजाना तो बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने इन 20 सालों में लुटा दिया।
अब ये बंद होगा। अब पैसा नेताओं की नहीं बल्कि जनता की जेब में जाएगा। उत्तराखंड में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदेश की सत्ता में बारी बारी से काबिज रही बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें दोषी हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का वाहन थलीसैंण में हादसे का शिकार हो गया है। तो जानकारी के मुताबिक वो देहरादून आ रहे थे, तभी रास्ते में उनका वाहन हादसे का शिकार हो गया और मंत्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वो दूसरे वाहन से देहरादून जा रहे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत थलीसैंण में अनेक कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद देहरादून लौट रहे थे और यहाँ बुआखाल रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरसार और चौनी खाल के बीच लट्ठीगाड नामक स्थान पर उनका वाहन पाले की चपेट में आकर पलट गया। तो वाहन में मंत्री रावत के साथ ही राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत, राज्य सहकारी संबंध अध्यक्ष मातवर सिंह और मंत्री के जनसंपर्क अधिकारी सवार थे। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर फ्लीट में शामिल अन्य लोगों ने मंत्री और तमाम लोगों को वाहन से रेस्क्यू किया। डीएम पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया है कि वाहन दुर्घटना में मंत्री समेत तमाम लोग जो है वो सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया है। डीएम जोगदंडे ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को देहरादून छोड़ने के लिए अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था कर ली गई है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष जगजीवन राम ने बुधवार को रुड़की तहसील स्थित चकबंदी विभाग के कार्यालय की छत पर चढ़कर आत्मदाह की चेतावनी दी है। तो उन्होंने कहा कि वो चकबंदी कार्यालय में फर्जी आदेश के आधार पर दूसरों की जमीन हड़पने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज होकर उन्होंने ये फैसला किया है। तो बीजेपी नेता द्वारा दी गई चेतावनी के मुताबिक मंगलवार सुबह वो तहसील पहुंचे और चकबंदी कार्यालय के सामने स्थित पेड़ों के ऊपर पेट्रोल की बोतल लेकर चढ़ गए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मीडिया कर्मियों को तहसील से बाहर निकालते हुए कहा कि यहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है, इसलिए सभी लोग बाहर चले जाएं। वहीं पेड़ पर चढ़े जगजीवन राम का कहना है कि जिले की चकबंदी विभाग के अधिकारी, लेखपाल और अन्य तमाम अधिकारियों के मिलीभगत से फर्जी आदेश कराकर किसानों की जमीन हड़पने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन पर कार्रवाई न होने पर वो नाराज होकर इसलिए आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं तहसील में बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे और उन्हें मनाने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए। सीओ विवेक कुमार ने बताया है कि उन्हें मनाने का प्रयास किया गया। करीब 2 घंटे के कड़े प्रयास और आश्वासनों के बाद बीजेपी नेता को पेड़ से नीचे उतार लिया गया। जानकारी के मुताबिक जगजीवन राम ने चकबंदी के बंदोबस्त अधिकारी को 3 दिसंबर को एक ज्ञापन दिया था और इसमें बताया गया था कि बेड़ला और कुछ गांव में चकबंदी प्रक्रिया में धांधली की गई है। इसमें कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है और इसी बात से नाराज होकर जगजीवन राम पेड़ पर चढ़ गए। तो वहीं उत्तराखंड के आईपीएस के 8 अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने की तैयारी पर फिलहाल विराम लग गया है। माना जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों की नाखुशी और ऐतराज के चलते शासन को प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया रोकनी पड़ी है। अपर मुख्य सचिव गृह आनंद वर्धन के मुताबिक पुलिस महानिदेशक के अनुरोध पर यह प्रक्रिया रोकी गई है। सचिव गृह ने पिछले 8 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय को उत्तराखंड कैडर के 8 आईपीएस अधिकारियों के नाम केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए भेजे थे। करीब 1 महीने के अंतराल में शासन ने गृह मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति के लिए भेजे गए नाम वापस मांग लिए और मजेदार बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर ऑफर पत्र जारी भी हो चुके थे। 9 दिसंबर को सचिव गृह रंजीत कुमार सिन्हा ने गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव को पत्र लिखकर इस आग्रह के साथ नामांकन वापस लिए कि शीघ्र नए नामांकन भेजे जाएंगे। शासन ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अफसरों के नाम वापस लेने के पीछे कैडर मैनेजमेंट का तर्क दिया। पत्र में इसका प्रमुखता से उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि उत्तराखंड संवर्ग में विभिन्न स्तरों के कैडर मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए नामों पर पुनर्विचार किया जाए। वहीं बेरोजगार प्रशिक्षित डिप्लोमा फार्मासिस्ट महासंघ के बैनर तले बेरोजगार फार्मासिस्ट नियुक्ति समेत विभिन्न मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास कूच किया गया।
उपकेंद्रों और वेलनेस सेंटर्स में पूर्व में नियुक्त 536 फार्मासिस्ट के पदों को जनहित में IPHS मानकों को फार्मेसी संवर्ग में शिथिलता बरतते हुए यथावत रखे जाने, उपकेंद्रों समेत फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने और पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थित सभी शेष 1368 उपकेंद्रों में फार्मासिस्ट के पदों का सृजन करते हुए नियमित नियुक्तियां किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को यह प्रदर्शन किया गया। प्रशिक्षित बेरोजगार फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और फार्मासिस्टों ने गांधी पार्क से लेकर CM आवास तक महाहुंकार रैली निकाली और इस महाहुंकार रैली में कई महिला फार्मासिस्ट अपने मासूम बच्चों को लेकर भी शामिल हुई। लेकिन महाओंकार रैली निकाल रहे फार्मासिस्ट जैसे ही हाथी बड़कला के पास पहुंचे, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। रोके जाने पर फार्मासिस्ट भड़क गए और हंगामा करने के साथ ही सरकार और शासन के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। आखिरकार 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिसकर्मियों ने धरने पर बैठे एसोसिएशन पदाधिकारियों और फार्मासिस्टों को जबरन उठाना शुरू कर दिया। इस दौरान फार्मासिस्टों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर खींचतान होने के साथ ही धक्का मुक्की भी हुई। कुछ फार्मासिस्ट चोटिल भी हो गए। आखिरकार पुलिस कई फार्मासिस्टों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन ले आई, जहां बाद में सभी को मुचलके भराकर वापस छोड़ दिया गया। दूसरी ओर फार्मासिस्टों की महाओंकार रैली में पूर्व CM हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी शामिल हुए। पूर्व CM हरीश रावत और कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल पार्टी के कई पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बेरोजगार फार्मासिस्टों को समर्थन देने वाली रैली के स्थल पर पहुंचे और उन्होंने हुंकार रैली को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि फार्मासिस्ट के आंदोलन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ने झूठ बोला है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से फार्मासिस्टों से वादा भी किया गया कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही फार्मासिस्टों की भर्ती प्रक्रिया को दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के दादरी से पूर्व विधायक रहे महेंद्र भाटी हत्याकांड के आरोपी प्रणीत भाटी को बरी कर दिया है। मामले में DP यादव, करण यादव, लक्कड़पाला सिंह को कोर्ट पहले ही बरी कर चुका है और इस मामले में अब सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। कोर्ट ने सभी दोषियों आरोपियों की सजा बढ़ाने की मांग करने वाली महेंद्र भाटी के बेटे की याचिका को खारिज कर दिया है। मामले में हाईकोर्ट ने CBI कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें CBI कोर्ट ने इन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा था और मामले के मुताबिक 13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप DP यादव, प्रणीत भाटी, करण यादव और पाल सिंह पर लगा था। 15 फरवरी 2015 को देहरादून CBI की अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।